वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के 13/8/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने जो है आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो बी को जो है शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए के द्वारा कुल काम का आधा काम किया गया है, यानी कि आधा काम किया गया है तो बचा हुआ काम कितना है 1/2, यानी कि आधा काम और बचा हुआ है जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, बी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि बी जो है कुल काम को 16 दिनों में कर सकता है। बी जो है अगर टोटल काम है उस काम को वह 16 दिनों में कर सकता है, तो बचा हुआ काम कितना है, करना लेकिन आधा काम है। यानी कि अगर कुल काम 16 दिन में करेगा तो आधा काम कितना दिन में करेगा, 8 दिन में, यानी कि 16 का आधा 8 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि तालिका में जो है 2014 से 2018 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्षों में किए गए वार्षिक खर्चों को दर्शाया गया है। यानी कि सभी वर्ष के नाम यहाँ पर दिए गए और उनका जो है प्रत्येक वर्ष में जो है किस किस चीज़ पर खर्च किया जाता है वो आपका सभी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपसे फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2016 में प्रति वर्ष का औसत व्यय यानी कि एवरेज जो एक्सपेंडिचर आपका कितना है। तो ये जो आपका 2016 में क्या है, सभी अलग अलग प्रकार के आपके यहाँ पर खर्च दिए गए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका योग यानी कि सम निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, कच्चा माल पर जो है कितना खर्च किया गया, तो 45,000। फिर आपका जो है मजदूरी पर कितना किया गया, तो 22,500 किया गया। फिर आपका प्रशासन पर जो है 47,500 किया गया। फिर आपका जो है वितरण पर कितना किया गया, 25,000 किया गया। और फिर आपसे यहाँ पर वित्त पर भी 25,000 किया गया। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर 2 शून्य, 5 5 10, हाथ में 1, 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 5 आपका 24, 24 1 आपका कितना हो गया 25। तो 25 25 आपका हाथ में 2, तो 4 2 6 6 4 10, 2 12 12 2 14 14 2 16, यानी कि 1,65,000 आपका क्या था 2016 में कुल खर्च किया गया था, यानी कि व्यय किया गया था। हमें इनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल जो है कितनी चीज़ों पर खर्च किया गया, तो 5 चीज़ों पर। तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, फिर से आपका 5 तिया 15, यानी कि औसत व्यय जो है आपका कितना रहा, तो 33,000 रहा। कितना रहा औसत व्यय आपका, 33, यानी कि 33,000 रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आंकड़ों का जो है समुच्च सेट दिया गया है। समुच्च का माध्य जो है 35, यानी कि मीन जो है आपका कितना है 35 है, जबकि माध्यिका 60 है, यानी कि मीडियन 60 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आंकड़े का बहुलक यानी कि मॉड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो मॉड बराबर आपका क्या होता है, मॉड बराबर आपका होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। मोड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्यिका, मीन मतलब माध्य होता है। तो हमें क्या चाहिए, मोड यानी कि बहुलक चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू क्या करना है, मीडियन यानी कि माध्यिका कितनी है, तो 60 है, माइनस 2 इंटू मीन यानी कि माध्य आपका कितना है, तो 35 है। क्या करेंगे, हल कर लेंगे यहाँ पर। तो आपका कितना आ जाएगा, 60 तिया 180, माइनस 35 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 70 होगा। तो 180 में से 70 गया तो आपका कितना आएगा, 110,
यानी कि 110 आएगा। तो इसका बहुलक यानी कि मॉड कितना आएगा, तो 110 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका जो है ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ग्राफ में दिए गए हैं कि ये जो आपका दिया गया है कि भारत द्वारा जो है 2014 से 2018 के दौरान आयात की गई किसी विशेष मद में आयातों की मात्रा जो है मिलियन केजी में दर्शाई गई है। दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की जो है आयात की गई मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितना कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर से शुरू होता है। ये जो है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जितना भी जो है यहाँ पर दिया गया है सामग्र का जो है उनका औसत अगर निकाले तो औसत से कम जो है आयात कौन से वर्ष में यानी कि कितने वर्ष में हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी का योग निकालना होगा। तो योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी को जो यहाँ पर जोड़ लेंगे आपका कितना है 15, यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे आपका कितना है, यहाँ पर 2 शून्य पहले आपका आएगा 2 शून्य, फिर आपका 5 5 5 10, तो 1 आपका हाथ में रह गया, 7 5 12 12 2 14 14 9 आपका हो जाएगा 23 23 1 24 24 1 25 हो गया। हाथ में आपका कितना रहा, 2 रहा। फिर आपका जो है 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 2 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है 95,000 आपका जो है आयातों की सामग्री रही। हमें क्या निकालना है, पहले औसत निकालना है। तो कितने वर्षों का ये जो योग है 5 वर्षों का, तो 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आपका औसत कितना आ जाएगा 19,000 यानी कि 19,000 आएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि औसत से कितने वर्ष में औसत से कम जो है आयात था। तो यहाँ पर जो है 2014 में देखेंगे तो औसत से कम यानी कि 19,000 से कम है 15,000 यहाँ पर है। यहाँ पर भी जो है 19,000 से कम 17,500 है। बाकी ये तीनों जगह जो है आपका क्या औसत से अधिक है। तो ऐसे जो है कितने साल में जो है औसत से कम जो है आयात किया गया था, तो ऐसे 2 साल है। टोटल कितने हैं, 2 साल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूट की प्रभावी छूट क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो परसेंट में वैल्यू दिया गया यानी कि डिस्काउंट जो आपका परसेंट में, उसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका 1/5 यानी कि 1/5 होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 5 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट में क्या दिया जा रहा है, 1 यूनिट का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि कोई वस्तु जो है 5 यूनिट की थी, उसे 1 यूनिट के छूट में यानी कि बेचा कितने में जा रहा है, 4 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो ये आपका क्या है मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। इधर आपका क्या है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो पहले साल में जो है यानी कि पहले छूट पर जो है वस्तु 5 यूनिट से घटकर कितनी हो जाती है, 4 यूनिट हो जाती है छूट के बाद। तो ऐसा जो है कितने बार किया जाता है, 4 बार, यानी कि 4 क्रमिक छूट दिए जाते। तो क्या करेंगे पावर 4 कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे। तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 25 25 25 125 25 आपका कितना हो जाएगा 625 होगा। और 4 को तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक आपका कितना हो जाएगा 256 होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना था 625 यूनिट था, लेकिन उसे 4 यूनिट के छूट देने के बाद उसे बेच कितने में दिया गया 256 यूनिट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट जो है यानी कि छूट कितने हमें देखने को मिल रही है यूनिट में, तो माइनस करेंगे 625 माइनस 256 तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, 1 तो 6 5 11 और यहाँ पर 5 5 में से 2 गया 3, यानी कि 369 यूनिट का क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट यानी कि छूट दिया जा रहा है। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है 625 यूनिट है। हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते 25 25 आपका 625 होता है, 25 चौक 100 होता है। क्या करेंगे आप कटेगा नहीं तो गुणा कर लेंगे, आपका कितना हो जाएगा 9 चौक 36 3 6 चौक 24 3 27 2 और 4 तिया 12 2 14 यानी कि 1476/25 आपका पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 25 125 आपका कितना बच गया 17 5 22 यानी कि 226 25 9 225 तो बचा क्या 1 बचा, फिर से 0 आएगा तो 100 लगेगा यानी कि 25 चौक 100 आ जाएगा। यानी कि आपका जो है कितना परसेंट का डिस्काउंट यानी कि छूट था, तो 59.04% का आपका डिस्काउंट यानी कि छूट था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि लोहे से निर्मित
प्रत्येक जो है 10 मिलीमीटर के भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डब्बे में डाला जाता है जिसमें जो है 200 सीसी पानी है, तो डब्बे की सामग्री का आयतन जो है मिलीमीटर में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। यानी कि ये जो आपका 10 मिलीमीटर है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर जो है हमें क्या करना होगा, ये जो आपको बोला गया कि ये जो आपका क्या था, जो ये लोहा था वो कैसा था, क्यूब आकार का था, यानी कि घन आकार का था। तो उन्हें जो है हमें एक जो है घनाभ, उसे जो है घनाभ में नहीं सॉरी एक जो है उसे जो है पानी में जो है डालने पर जो है उसका जो है आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन जो है क्यूब का यानी कि घन का जो है आयतन का फार्मूला क्या होता है, उनका फार्मूला होता है यानी कि क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आया कि उसके जो है क्यूब की भुजा की लंबाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब भी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और ऐसे कितने क्यूब है, तो 2 क्यूब है। तो टोटल जो है कितना घन यानी कि टोटल जो है कितना आयतन हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, उस 2 घन का आयतन होगा। तो फिर जो है आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक जो है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 मिलीलीटर होता है। क्या होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, 2 ml के बराबर है। तो ये जो है 200 सीसी, ये जो है अगर 200 सीसी प्लस 2 ml इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 202 इसका जो है आयतन होगा। क्या होगा, उस डब्बे की आयतन जो है कितना होगा, 202 होगा मिली में। कितना होगा, 202 मिली में होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस घन जिनका प्रत्येक सतह का विकर्ण जो है यानी कि आपका डायगोनल जो है कितना 128√2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 512 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस घन का भुजा की लंबाई निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि घन का जो है एक सतह का यानी कि एक जो है उसका जो पूरा जो फेस है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पहले आपको घन का एक फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा फिगर बन गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके जो है एक फेस का यानी कि मान लेते ये नीचे वाला फेस है, उसका जो है डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना दिया गया है, 128√2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घन के भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अगर इसका डायगोनल 128√2 है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 128 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि सभी जो घन होते हैं उनकी सभी जो ये जो आपका फेस होता है वो आपका क्या होता है, वर्ग के आकार का यानी कि स्क्वायर के आकार का होता है। तो अगर इसका विकर्ण 128√2 है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 128 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या पता चलेगा, इस घन के भुजा की लंबाई पता चल गई। तो यहाँ पर जो है फिर आपको पता होना चाहिए कि घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है पहले आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या हो जाएगा, 128 इंटू 128 इंटू 128, ये आपका क्या हो गया, इस घन का आयतन हो गया। फिर जो है इसी घन के आयतन के बराबर क्या है, एक नया घनाभ बनाया गया जिसकी लंबाई कितनी है 512, चौड़ाई कितनी है 160 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ऊंचाई इंटू ऊंचाई कर देंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, क्योंकि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और इधर आपका घन का आयतन है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका बराबर का साइन दे देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उस घनाभ के ऊंचाई आ जाएगी। तो हल कर लेंगे यहाँ पर आपका 128 से 512, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 3, यानी कि आपका जो है ये 4 बार में चला जाएगा।
फिर यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 जो है आपका यहाँ पर 32 25 आपका 160 चला जाएगा। तो यच बराबर आपका कितना आ जाएगा, यच बराबर आपका आ जाएगा 128/5 सेंटीमीटर आएगा। हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो पॉइंट में यहाँ पर लाएंगे तो आपका कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 5 पचे 25, 3 बचा तो 5 छक 30, यानी कि 25.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस घनाभ की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, तो 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब 10% को 2 लगातार प्रतिशत रहे और उसे 1% में बनाना हो तो क्या बनता है, वो 21% बनता है, यानी कि 21% बनता है। ये तो अगर आप डायरेक्ट ये याद आपको होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 10% को अगर दो अलग अलग परसेंट को 1% में कन्वर्ट करना होता है तो 21% के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर आपका कितना है, 10% है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे हम लोग रेट यानी कि दर निकाल सकते हैं। तो दर यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, 21% आपका क्या है, ब्याज है। 21% आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन खुद में 100% होता है और 21% ब्याज है। तो आपको रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अमाउंट बटा प्रिंसिपल करेंगे, और यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। मैंने इस तरीके का जो है रेट निकालने के लिए मैंने सीआई का जो है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर एक डाला, तो उसमें मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से बताया है कि इस तरीके का जब प्रश्न रहे तो रेट कैसे निकाला जाता है। तो आप वहाँ पर जाके जो है इस चीज़ को सीख सकते हैं अगर आपको निकालना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल जो है कितना है, 100% है, तो बटा 100। अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 100 + 21 आपका कितना हो जाएगा, 121। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, 1 साल का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 11/10 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि 1 साल में 10 की कोई राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना धनराशि हो जाती है, 11 यूनिट हो जाती है। तो 10 की धनराशि पर 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है। और हमेशा जो है ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है, 10 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, 100 से 100 मतलब 0 से 0 चला गया तो आपका कितना बचा, 10% बचा। तो इस तरीके से आप जो है बेसिक तरीका से रेट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो है ये चीज़ याद रखना है कि जब दो जो है लगातार 10% को 1% में चेंज करना होता है तो 21% में चेंज आता है, वरना आपको इतना लंबा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका रेट यानी कि दर कितना आ गया, तो 10% आ गया। फिर बोला ये जो है 4 वर्षों तक जो है ये साधारण ब्याज चलता है। तो अगर 1 वर्ष में 10% का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कुल 10 चौक 40% प्राप्त होगा। तो हमें क्या चाहिए, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट तो हमें चाहिए था, लेकिन ये परसेंट में सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन हमें पैसे में चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, 1000 का 40% निकालना होगा। तो 1000 का 40% कितना होगा, सिंपल सा आपका परसेंटेज है। तो 1000 का 40% 400 रुपये होगा, यानी कि 400 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार जो है लागत पर 400% का जो है मुनाफा कमाता है। यदि लागत जो है 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो 400% है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 400% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4/1 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि ये जो 1 यूनिट है नीचे वाला वो क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, और ये जो ऊपर वाला 4 यूनिट है वो आपका क्या है, असल में प्रॉफिट यानी कि लाभ है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि 1 यूनिट के सामान को 4 यूनिट के लाभ में बेच रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है, 1 का सामान है 4 के लाभ में बेच रहा है, यानी कि 4 1 5 यूनिट में उसे क्या कर रहा है, बेच रहा है।
फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि अब जो है क्या किया गया, लागत मूल्य को 100% बढ़ा दिया गया। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है खुद में, पहले भी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में जो है 100% होता है। तो बोला 100% के समान में फिर से जो है उसमें 100% की वृद्धि की गई। यानी कि आपसे इनडायरेक्टली वे में बोला जा रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। यानी कि अगर पहले 1 यूनिट लागत मूल्य था तो अब कितना हो गया उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, 2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अब नया लाभ कितना है, तो अब जो है नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 यूनिट। बेच अभी भी 5 यूनिट में रहा है तो लाभ कितने का होगा, 2 का सामान 5 में बेच रहा है यानी कि 3 यूनिट का लाभ होगा। और विक्रय मूल्य पहले जितना था अब भी उतना है, तो 5 यूनिट आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा। तो अनुपात आपका कितना आएगा, 3:5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी का अनुपात BC CD का अनुपात दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABCD का रेशियो में वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इसे जो है बाई ऑप्शन आपको बताऊंगा तरीका बनाने का, और फिर जो है मैं इसे बेसिक से भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है ये जो है ए और बी का अनुपात किस में होना चाहिए, 2:5 होना चाहिए। यानी कि 72:180 किस में होना चाहिए, 2:5 होना चाहिए। तो बिल्कुल है, 36 से काटेंगे तो 36 दूनी 72, 36×5 होता है। दूसरे में भी आपका है, तीसरे में काटेंगे तो ये क्या बन जाता है, 36×5 यानी कि 1:5 बन रहा है। हमें क्या चाहिए था, 2:5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। यहाँ पे काटेंगे 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है। यानी कि ये जो है आपका 1:2 बन रहा है। हमें क्या चाहिए, 2:5 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर छट गया। फिर यहाँ पर देखेंगे बी और सी जो यहाँ अनुपात क्या होना चाहिए, 4:7 होना चाहिए। तो यहाँ पर जब देखेंगे 45 से काटेंगे तो 45 चौक 180 होता है, 45 आपका 7 चौक 7 × 35 3 7 चौक, ये जो आपका यानी कि 45 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। यानी कि ये 4:7 बन रहा है। लेकिन ये आपका 4:7 नहीं बन रहा, ये तो आपका 4 बार में जाएगा, लेकिन ये आपका जो है 45 से तो कटेगा ही नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया ऑप्शन से बनाने का तरीका। बेसिक से जब आप इसे बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ABCD हमें क्या चाहिए, रेशियो में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया, 2:5, बी और सी का कितना दिया गया, 4:7 दिया गया, और सी और डी का जिस तरीके से सी और डी है तो उसी के सामने सामने लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर 9 और 14 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है कुछ कुछ खाली जगह देखने को मिल रही है। तो क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे नहीं देखना है। ये जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो हमें ऊपर या नीचे नहीं देखना है। जब भी क्या देखेंगे, जब भी तो बगल में देखेंगे। किधर देखेंगे, बगल में देखेंगे। अगल बगल देखना है, कहाँ देखना है, अगल बगल देखना है, ऊपर नीचे नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है बगल में क्या है, 5 है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर बाकी क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक आपका खाली स्थान है तो बगल में, ऊपर नीचे नहीं बगल में देखना है, तो बगल में क्या है, 7 है तो 7 लिख देंगे। यहाँ पर खाली स्थान है तो बगल में देखेंगे, ऊपर नहीं बगल में, तो कितना है, 4। यहाँ पर फिर आपका 2 स्थान खाली है तो यहाँ पर ऊपर नहीं देखना है, बगल में देखेंगे तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका A:B:C:D निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर 9 चौक 36 दूनी आपका कितना होता है, 72 रेशियो, 5 चौक 20 नमा आपका कितना होता है, 180 रेशियो, 7 × 35 35 नमा जो आपका कितना हो जाएगा, 7 × 35 35 नमा आपका हो जाएगा 315 हो जाएगा। कितना होगा, 315 होगा। और इधर काटेंगे तो आपका कितना जाएगा, यहाँ पर 7 × 35 350 और आपका 140 तो 490 होगा। यानी कि ABCD का अनुपात आपका कितना आ गया, इतना आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बाई ऑप्शन भी बता दिया और इस तरीके से भी बता दिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑफ वाले हल किया जाता है। तो 7 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना का साइन होता है। तो 7 आपका कितना होगा, 21 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 7 को क्या करना पड़ेगा, इसे 7 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 49 आएगा। यानी कि इतना पूरा हल करने पर आपका कितना आया, 49 यानी कि 49 आया। माइनस यहाँ पर क्या है, -14 × x है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, -14x बराबर आपका कितना होगा, 7। -14x आपका बराबर आपका कितना बचेगा, 7 -49 करेंगे तो आपका कितना आएगा, -42
माइनस से माइनस चला गया, 14 से 42 3 बार में चला जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आएगा 3 यानी कि 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कार जो है 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी को जो है मतलब समान दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए उसकी गति जो है कितनी बढ़ानी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, दोनों के समय के अनुसार चाल यानी कि स्पीड निकालना होगा। तो चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 7 घंटे के हिसाब से चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपका यहाँ पर से चाल कितना आ जाएगा 7 छक 42, यानी कि यहाँ पर आपका चाल आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब समान दूरी को 6 घंटे में तय करना होगा तो तब आपका चाल कितना आएगा, तो 6 सत्ते 42 आएगा, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो चाल को जो है कितना बढ़ाना होगा, 60 से 70 करना होगा, यानी कि इसमें वृद्धि करना होगा कितने का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः जो है 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या जो है कौन सी होगी, यानी कि छोटी संख्या का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया सबसे पहले 50% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 होगा, यानी कि यहाँ पर से बोला गया कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो यहाँ पर जो है दूसरी संख्या क्या है 2 है, उससे जो है 1 यूनिट अधिक क्या है पहली संख्या है। तो 1 यूनिट अधिक की पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 यूनिट होगी। कितनी होगी 3 यूनिट। और जो है एक संख्या कितनी थी 2 यूनिट, यानी कि दोनों संख्या कितनी हो गई, एक संख्या 3 यूनिट और दूसरी संख्या कितनी हो गई 2 यूनिट। तो यहाँ पर बोला गया दोनों का लघुत्तम दिया गया और महत्तम दिया गया। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणज जब दिया हो रहा है, दोनों संख्याओं का गुणज उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्याओं के गुणज बराबर होते हैं उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणा के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो है दोनों संख्याओं, एक संख्या 3 यूनिट दूसरी संख्या 2 यूनिट, दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो 20 इंटू क्या करेंगे 120 करेंगे। तो आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए छोटी संख्या चाहिए। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, एक संख्या थी 3 यूनिट, एक संख्या थी 2 यूनिट। तो छोटी संख्या यूनिट जिसका कम है वो छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या कौन सी थी 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 40, यानी कि 40 आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है 40। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात कितना है 11:8 है। यदि पहली जो है हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी है, 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी हवाई जहाज़ की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो से जहाज़ की गति निकाल सकते हैं, दूसरे वाले हवाई जहाज़ की गति निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको चाल बराबर, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले जहाज़ की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी कितनी दी गई है 1650 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा लगता है। तो हल करेंगे आपका कितना आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी कि चाल कितनी है पहले वाली जो है एरोप्लेन की चाल कितनी है, तो 550 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, जो कि किसके बराबर है, यहाँ पर जो है यूनिट में उसकी चाल कितनी दी गई है 11 यूनिट, यानी कि 550 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितने यूनिट के बराबर है 11 यूनिट के बराबर है। तो 11 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। हमें क्या चाहिए दूसरे वाले एरोप्लेन की चाल चाहिए, तो चाल चाहिए तो कितना यूनिट है 18 यूनिट है। तो क्या करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, 18 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 18 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका चाल आ जाएगा दूसरे वाले एरोप्लेन का।
तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11×5 = 55 यानी कि 50 × 18 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी दूसरे वाले जहाज की स्पीड यानी कि चाल। तो ये चाल आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन आपका चाल किस में पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। हल करेंगे आपका चाल किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 18×5 आपका कितना बार में चला जाएगा 50 बार में चला जाएगा। तो 50×5 आपका कितना होता है 250 मीटर पर सेकेंड किसकी चाल होती है दूसरी हवाई जहाज की चाल है मीटर पर सेकेंड में। तो कितना 250। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। उत्पाद को 2 क्रमिक छूट की जो है पेशकश की गई। यदि पहला छूट जो है 20% थी तो दूसरी छूट कितनी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या किया गया लागत मूल्य को भी यहाँ पर क्या बना दिया गया एक तरीके से मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बना दिया गया। और यहाँ पर बोला गया कि उस पर जो है कितने प्रतिशत यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि वह जो है उसके कितने प्रतिशत के बराबर लागत विक्रय मूल्य है 50% के बराबर है। यानी कि एक तरीके से ये आपका सीपी जो है सीपी का 50% परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा जो कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। काटेंगे तो हल करेंगे आपका कितना आएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर से आपका आएगा CP/SP इक्वल टू आपका क्या आएगा 2/1 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि 2 यूनिट का सामान को क्या किया गया 1 यूनिट में बेच दिया गया। तो यानी कि यहाँ पर से जो किया क्या गया था यहाँ पर किया गया कि CP को ही क्या कर लिया गया मार्क्ड प्राइस बना दिया गया। यानी कि जितना मैं उस वस्तु को बनाया था उसी को क्या कर दिया अंकित मूल्य बना दिया। तो बोला यहाँ पर कि 2 यूनिट के सामान को तो क्या किया यहाँ पर जो है आसानी से हल करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर इसे 200 मान लेते हैं कि मान लेते हैं ताकि आगे जो आसानी से हल हो पाए। तभी यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने क्या किया 2 0 यहाँ पर यानी कि 100 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 200 यहाँ पर से 100 यानी कि विक्रय मूल्य जो है 100 यूनिट है और क्रय मूल्य कितना है 200 यूनिट है। तो इसे 200 यूनिट पर पहले क्या किया गया 20% का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया। तो 200 का 20% कितना होगा 200 का 20% आपका 40 होगा। तो अगर 200 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 160 आएगा। यानी कि उस वस्तु को पहले छूट के बाद जो है उस वस्तु का दाम इतना था लेकिन उसे बेचा कितने में 100 यूनिट में बेच दिया। तो अभी भी जो है कितने का छूट दिया होगा 100 यूनिट में बेचा अभी भी उसका दाम 160 यूनिट है। यानी कि 60 यूनिट का भी उसने बचा उसने क्या किया छूट दे दिया। और छूट हमेशा यानी कि मार्केट प्राइस पर दी जाती है। तो अभी जो है पूर्णतः ये जो है मार्केट प्राइस आपका बना हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 160 यूनिट मार्केट प्राइस। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे 20 × 60 20 × 8 160 4 से काटेंगे 2 बार में ये 25 बार में 25 × 75/2 पॉइंट में आंसर चाहिए। तो 75/2 का पॉइंट आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5% आपका क्या हो जाएगा दूसरा डिस्काउंट यानी कि सेकेंड आपका छूट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई अंकों के स्थान की संख्या बराबर है वे ये मतलब उनके जो है अंकों का योग यानी कि उनके जो है डिजिट का सम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि 2 उनका जो है इकाई और दहाई अंक सेम होना चाहिए। तो 2 अंकों का इकाई और दहाई अंक कौन कौन का सेम होता है जैसे कि 11 भी सेम होता है 11 में 1 दोनों में सेम है 22 भी आपका दोनों क्या है सेम है 2 आपका दोनों जगह एक ही आपका डिजिट है। उस तरीके से 33 भी सेम हो सकता है आपका यहाँ पर 44 सेम हो सकता है 55 भी जो आपका दोनों डिजिट सेम है 66 भी। इस तरीके से जो भी 11 का गुणज होगा 2 इकाई में वो सभी क्या होंगे उनका जो है दोनों जो है इकाई और दहाई अंक दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो यहाँ पर से लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे बोली गई कि ये जो 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए यानी कि प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर है क्या 22 प्राइम नंबर है नहीं है 33 प्राइम नंबर है नहीं है 44 55 66 ये कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है।
तो अगर आपसे ये संख्या प्राइम नंबर है ही नहीं तो इनका हम लोग योग निकाल ही नहीं सकते। तो बचा कौन सी संख्या, ये जो आपकी एकमात्र संख्या है जो कि जिनका अंक भी यानी कि डिजिट भी जो है क्या होगा, सेम होगा और वो अभाज्य संख्या होगी। ये मात्र एक संख्या है, तो ये इनका जो है डिजिट का सम कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 तो आपका कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई जो है संख्या यक्स से 50% कम है और अन्य संख्या जो है यक्स से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते कोई भी संख्या जो है खुद में 100% होती है, तो यहाँ पर मान लेते कि यक्स जो है क्या है, ये जो है खुद में 100% है। तो यक्स जो है कितनी है, 100% है। तो यहाँ पर से बोला गया कि मान लेते एक संख्या पहला, ये दूसरा संख्या, तो बोला गया कि यक्स जो है, यक्स कोई एक संख्या है जो कि यक्स से 50% कम है। तो अगर यक्स 100% है तो उससे 50% कम, 100% में 50% कम, यानी कि वह संख्या कितनी रही होगी, 50% रही होगी। फिर बोला गया कि अन्य संख्या जो है वो यक्स से 20% कम है। तो अगर यक्स 100% है तो उससे 20% कितने रही होगी, 80% रही होगी। और इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या पूछा जा रहा है, अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि परसेंट और 0 दोनों तरफ से चला गया। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8, यानी कि 5:8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक स्कूटर जो है 30,000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए गए, उसे जो है 39,600 रुपये में बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खरीदा कितने में, 30,000 में, और उसे मरम्मत पर कितना खर्च किया, 3,000 किया गया। तो ये जो है टोटल जो है उसको जो है बेचने से पहले उसके मरम्मत और ख़रीदने में जो टोटल आपका खर्च आया वो क्या है, उस स्कूटर का, उस व्यक्ति के लिए क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है, ये जो दूसरा व्यक्ति खरीदेगा ये जो है दूसरा व्यक्ति को जब बेचेगा उससे पहले इस वस्तु के लिए क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 30,000 + 3,000 यानी कि 33,000 क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी है। और 33,000 का सामान कितने में बेच देता है, 39,600 में बेच देता है। तो यहाँ पर हमें लाभ कितने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लाभ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका 33 यानी कि 6600 रुपया आपका क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट आपका 6600, प्रॉफिट हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 33,000 है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य चला गया, 1 शून्य से चला जाएगा, 1 शून्य, 33 से काटेंगे 660 को तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20% है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो 10,000 नहीं, 1 लाख, 1 लाख आपका है, 3 2 5 0, 1 लाख, 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा है, अर्धवार्षिक, यानी कि हाफ ईयरली यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर एक साल में 20% का ब्याज लगता है तो आधे साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। और जो है यहाँ पर ये 10% का ब्याज जो है कितने साल तक लगेगा, 2 साल तक लगेगा। लेकिन ये जो 10% का ब्याज है ये 6 महीने का ब्याज है और ब्याज हमेशा 6 मंथली ही चलेगा। तो 2 महीने में, सॉरी 2 महीने नहीं, 2 साल में कितने हाफ ईयरली आपके आएंगे, 4 टोटल आपके हाफ ईयरली आएंगे। यानी कि 10% का ब्याज आपके कितने बार का साइकिल चलेगा, 4 बार चलेगा।
तो यहाँ पर जो है आपको परसेंट में जो है वैल्यू पता होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न को जो आप एक मैं परसेंट बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप वो ध्यान रखिएगा तो आपका मात्र जो है 10 सेकंड का ये क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे कि 10%, अगर 10% का 2 बार उसे 1% में चेंज करना हो, जैसे कि 10% 2 बार दिया हुआ है और उसे एक बार में चेंज करना होगा, तब उसे क्या करेंगे 21% लिखेंगे। जब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 10% 2 साल साधारण चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 सालों का कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। जब आपका 10% 3 बार लगेगा, जब आपका 10% 3 बार लगेगा तो सिंगल जो है सिंगल परसेंट वैल्यू आपका कितना होगा 33.1% होगा, यानी कि 33.1% होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10% जो है कितने बार लगेगा 4 बार लगेगा, कितने बार लगेगा 4 बार लगेगा, तो अब आप याद रखिएगा कितना परसेंट होगा, ओवरऑल परसेंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 46.41% होगा। कितना होगा 46.41% होगा। तो ये परसेंट वैल्यू जो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि 10% जो है कितने बार लगेगा 4 बार लगेगा। तो यहाँ पर जो है 4 बार का वैल्यू कितना है ओवरऑल परसेंट में, तो 46.41% है। कितना है 46.41% है। तो हमें क्या चाहिए रुपये में, ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है परसेंट में, हमें क्या चाहिए रुपये में वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा 1 लाख का 46.41% निकालना होगा। तो 1 लाख का 46.41% कितना होगा, तो 46,410 रुपये होगा। कितना होगा 46,410 रुपीज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए जो आप ये जो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है आपका काफ़ी बार चक्रवृद्धि ब्याज में आपको प्रयोग मतलब कि यूज जो है आपकी होती है। तो ये जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सी जो है किसी कार को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, बी जो है सी से 2 गुना कुशल है और ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। बे जो है एक साथ मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या गया सबसे पहले कि बी जो है सी से कितना कुशल है 2 गुना कुशल है, सी से 2 गुना कुशल है, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी है 2:1 है। फिर बोला गया कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, कितना गुना कुशल है 3 गुना कुशल है, सॉरी ये 3 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना कुशल है। तो यहाँ पर ये क्या आ गई ए और बी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो हमें तो बनाना होगा सेम, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह अलग अलग इफिशियंसी नहीं हो सकती। तो सेम करना होगा तो यहाँ क्या करेंगे होल रेशियो में 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो ए की इफिशियंसी 6, बी की 2 और सी की कितनी है 1 आ गई। तो यहाँ पर जो है बोला गया टोटल वर्क बराबर जो है मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कुल कार्य बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, और टाइम बराबर जो आपका क्या हो जाता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सी जो है कुल कार्य जो है कितने दिनों में करता है 120 दिनों में, अकेले जो है सी 120 दिनों में करता है। और कितने की कार्य क्षमता से करता है 1 की कार्य क्षमता से करता है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी, यानी कि सी की इफिशियंसी 1 है और कितने दिनों में करता है 120 दिनों में करता है। तो यहाँ पर जब बोला कि जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता। तो ऊपर टोटल काम नीचे टोटल कार्य क्षमता निकालना होगा। तो ए जो है 6 के हिसाब से करेगा, बी 2 का, सी 1 का। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, 9 से क्या करेंगे भाग करेंगे, हल करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा, ये 40 बार में चला जाएगा। पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा आपका 13.33 डेज आपका क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13.33। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है दिया गया है कि वृत्त आरेख जो है विशेष रूप से किसी परिवार के 1 माह के विभिन्न प्रकार के खर्चे को जो है दर्शाता है। 1 माह में शैक्षिक शुल्क के रूप में खर्च की गई राशि 18,000 है। परिवार का कुल मासिक व्यय जो है कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है।
और बोला गया है कि वृत्त आरेख में व्यय के जो है विभिन्न शीर्षों के सामने दर्शाए गए आंकड़े जो है केंद्रीय कोण को नहीं दर्शाते हैं, यानी कि ये जो है आपका 360 डिग्री ये नहीं बना रहा है। यहाँ पर ये आपसे बोला गया इस सर्किल में ये 360 डिग्री यानी कि केंद्रीय कोण को नहीं दर्शा रहा है। ये जो भी है यहाँ पर मान लेते कि यूनिट में, जैसे कि ये जो है आपका बिजली 45 यूनिट जो है खर्च होता है, भोजन 108 यूनिट खर्च होता है, क्योंकि ये यहाँ पर बोल दिया गया है कि डिग्री में नहीं है यानी कि कोण में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पर कि शैक्षिक जो है शुल्क कितनी 18,000 है, और शैक्षिक शुल्क में जो है क्या आपका आ जाएगा विद्यालय और ट्यूशन शुल्क आ जाएगा, जो कि कितना है 90 यूनिट है, यानी कि 90 यूनिट का वैल्यू कितना है तो 18,000 रुपये। कितना है 18,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हल करेंगे, 0 से 0 चला गया, 9 से काटेंगे 18 से तो कितना बार में चला जाएगा 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 200 रुपये। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कुल व्यय चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग टोटल यूनिट निकालेंगे कितना खर्च किया गया। तो यहाँ पर खरीदारी में 90, इधर भी 90 यानी कि 90 90 180, ये आपका 180 है। फिर इधर आपका कितना 108 है, 72 है तो इधर से 180, 135 है, 45 है तो इधर से 180, यानी कि टोटल जो आपका कितना हो गया 18 तिया 54, यानी कि टोटल जो है कितना है 540 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। कितना का चाहिए 540 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपये है तो 540 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 200 में से 540 को गुना करेंगे। तो अब कितना आएगा 54 दूनी 108 पर 3 शून्य, यानी कि 1,08,000 क्या होता है टोटल व्यय यानी कि कुल खर्च होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया उस लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपके बेलन का जो है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या होता है 2πRH होता है। क्या होता है 2πRH होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2π रहने देंगे उसी तरीके से, क्योंकि आंसर में पाई को तोड़ा नहीं गया तो हम लोग भी नहीं तोड़ेंगे। तो इंटू आर करना है। तो व्यास ये जो है व्यास जो है कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो व्यास यानी कि डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस होता है। तो 8 का आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो इंटू रेडियस आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी कितनी है 10 है। आपका हल करने पर कितना आएगा 10 चौक 40, 40 दूनी 80 पाई आपका क्या हो जाएगा इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक रबर का मूल्य जो है 3 रुपये है, तो 20 रबर का मूल्य जो है 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। क्या बोला गया कि जैसे कि एक रबर का मूल्य 3 रुपये है तो 20 रबर का मूल्य, तो 20 रबर का मूल्य कितना हो जाएगा, अगर एक रबर का मूल्य 3 रुपये तो 20 रबर का मूल्य 20 या 60 रुपये, जो कि किसके बराबर है 3 कलम यानी कि 3 पेन के बराबर है। कितना 3 पेन के बराबर है। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये। एक पेन का मूल्य कितना आ गया 20 रुपये। फिर आगे आपसे बोला गया कि एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, यानी कि एक कलम का मूल्य कितना है 20 रुपये, जो कि कितने के बराबर है 2 पेंसिल के बराबर है। तो एक पेंसिल का वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगा, तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि एक पेंसिल का एक पेंसिल कितने रुपये का है तो 10 रुपये का है। फिर यहाँ पर जो आगे बोला गया कि छाप पेंसिलों का मूल्य, कितने पेंसिलों का मूल्य, छाप पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है। तो छाप पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये तो 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये। कितने के बराबर है 5 मार्कर के बराबर है। आपके कितने मार्कर के बराबर है 5 मार्कर के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक मार्कर का मूल्य कितना होगा। तो हल करेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पर से, तो 5 से काटेंगे 60 को तो कितना बार में चला जाएगा 12 बार में, यानी कि एक मार्कर का मूल्य कितना है तो 12 रुपये। कितना है 12 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था उस तरीके से आपको निकालते हुए चले जाना था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को जो है स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने जो है अनुमान लगाया कि उसका वजन जो है 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है।
इस क्वेश्चन को जो आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन आपको देखने में इतने बड़े लग रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई जो है उसने जो है खुद से अनुमान लगाया कि उसका जो है वजन 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है, यानी कि उसका वजन जो है 70 और 80 के बीच में ही है, यानी कि 70 और 80 के बीच में है। फिर आगे बोला गया कि उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 केजी से अधिक लेकिन 84 केजी से कम लगाया, यानी कि उसका अब जो है मान लीजिए कि पहले बोला गया कि 70 केजी से अधिक है, लेकिन उसका दोस्त बोला कि नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा जो है 74 केजी से अधिक है, यानी कि उसका जो है 70 केजी से नहीं 74 केजी से उसका अधिक वजन है, लेकिन बोल रहा है कि 84 केजी से कम है, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया कि 80 केजी से कम है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, उसका वजन जो है 74 और 80 के बीच में रहेगा। फिर आगे वाली लाइन में बोला गया कि उसकी माता ने कहा कि उसका वजन जो है 78 केजी से कम है, यानी कि अधिकतम जो है उसका जो है वजन कितना हो सकता था, 80 से कम, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उसका वजन जो है 78 से कम है, यानी कि 80 से कम यहाँ पर हटा के कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया कि यह मानते हुए कि वजन का एक पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजनों का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो वजन होगा वो क्या होगा, 74 और 78 के बीच में होगा। तो 74 और 78 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, आपकी 75 आती है, 76 आती है, 77 आती है। इन तीनों संख्याओं को हमें क्या निकालना होगा, औसत यानी कि एवरेज निकालना होगा। तो हल करेंगे, पहले इसका सम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, 8 हाथ में 1, 7 21, 21 1 22। औसत चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर थे, 3 नंबर, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 7 21 और 3 6 18, यानी कि उसका जो है औसत वजन कितना था, 76 यानी कि 76 था। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चे पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने जो है 950 रुपये का भुगतान किया, जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक भुगतान किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जो है खर्च किया गया, कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 48 लोगों का औसत खर्च कितना है, 950 है। तो अगर 48 में 950 गुना करेंगे तो उन 48 लोगों का कुल खर्च आ जाएगा। फिर जो बोला कि टोटल तो 50 लोग थे, अभी जो है टोटल 48 लोगों का ही कुल खर्च आया है। फिर बोला गया कि जो अन्य 2 लोग थे उनका औसत खर्च से, यानी कि हम लोग मान लेते कि एवरेज एक्सपेंडिचर आपका कितना यक्स है, हम लोगों ने मान लिया कि एवरेज एक्सपेंडिचर यानी कि औसत व्यय जो है कितना है, यक्स है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो अन्य जो 2 लोग हैं उनके औसत व्यय से, यानी औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक भुगतान किया गया है, यानी कि कितना अधिक भुगतान किया गया। तो 2 लोगों का जो है कुल व्यय कितना हो जाएगा, 2x। अगर एक का जो है यक्स है तो कितना हो जाएगा, 2x। उससे जो है दोनों मिलाकर, अगर एक जो है 1200 रुपये, तो 2 लोग थे तो कुल मिलाकर 2400 रुपया अधिक खर्च किया गया। जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, उन 50 लोगों का कुल व्यय आ जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे, 50 हम लोगों ने एवरेज एक्सपेंडिचर क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स 50 इंटू यक्स कर देंगे तो इधर भी आपका क्या आ जाएगा, उन 50 लोगों का कुल खर्च आ जाएगा। दोनों का खर्च बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर साइन हल करेंगे, यक्स का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का पहले वैल्यू निकालेंगे तो 50 एक्स में से उधर 2 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 48 एक्स बराबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, 48 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो आपका इधर जो है कितना बचेगा, 950 प्लस 48 आपका हो जाएगा 8 25 40, यानी कि कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में। ये 2400 से 48 कॉमन लेंगे तो 50 आपका यहाँ पर अंदर में बचेगा। 48 से 48 चला गया तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। यानी कि हमें पता चल गया कि औसत खर्च यानी कि आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, तो 1000 रुपये है। हमें टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए तो टोटल लोग कितने थे, 50 लोग थे। तो अगर उनके औसत खर्च 1000 और टोटल लोग 50 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 50,000 यानी कि 5 पर 4 शून्य आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल
सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।